दूसरा मेरा आज का लेक्चर है कि रियासत क्या चीज़ है। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पिछले लेक्चर का हमने इख्तिताम इसी हवाले से किया कि मज़दूरों और मेहनत कशों की ज़िंदगी उसी वक्त बेहतर हो सकती है कि जब सियासी इख्तियारात मेहनत कश तबके के पास हों। सियासी इख्तियारात से मेरी मुराद सिर्फ ये नहीं कि हम इलेक्शन में जीतें, बल्कि ये कि स्टेट पावर हमारे पास हो। ये दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें आप देख सकते हैं कि इमरान खान इलेक्शन जीत गया था, अब PDM वाले इलेक्शन जीत गए हैं, मगर आपको अच्छी तरह पता है कि स्टेट पावर जो है वो ना PDM वालों के पास है और ना इमरान खान वालों के पास है। रियासत एक अपनी चीज़ है, एक अपना इदारा है और कभी कभार इसको डीप स्टेट कहा जाता है, कुछ और कहा जाता है। और किसी भी सोसाइटी के अंदर असल कुव्वत और असल सियासी इख्तियारात आप खुद देख सकते हैं, वो उसी के पास होते हैं कि जिसके पास रियासत का कंट्रोल हो। रियासती कंट्रोल जिन लोगों के पास होता है वही दर हकीकत कंट्रोल में होते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये कोई फौज के पास ही कंट्रोल हो या जनरल के पास कंट्रोल हो। मिसाल तौर पे अमेरिका के अंदर वाकई ये हकीकत है कि जो जर्नल हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के मातहत हैं। वो सोच भी नहीं सकते कि हम गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देंगे और हम जर्नल जो है वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। वहाँ पे अपनी एक रियासत है और अपनी गवर्नमेंट है और वहाँ पे इसी तरह सिस्टम चलता है कि जो गवर्नमेंट है वही दर हकीकत रियासत पर कंट्रोल करती है, जबकि यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है। मगर मेरा मकसद हुकूमत से नहीं है। हुकूमत और चीज़ है और रियासत और चीज़ है, और मैं जिस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ वो रियासत है, जिसके लिए हमें एक डेफिनेशन चाहिए। रियासत आखिरकार चीज़ क्या है? अब जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर अक्सर गलतफहमी ये पैदा हो जाती है कि रियासत से मुराद है रियासत पाकिस्तान। हम ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह सल्तनत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, जिससे हमें इमेज ये मिलता है कि रियासत से मुराद ये है वो हदूद जो कि पाकिस्तान की हदूद है, पाकिस्तान की बाउंड्रीज, उसकी टेरिटरी। जिस तरह पुराने ज़माने में बादशाह की रियाया हुआ करती थी कि ये मेरी रियाया है, इससे मतलब ये मेरा रेल्म है, ये मेरी ये हदूद है जिसके अंदर मेरे इख्तियारात चलेंगे। तो हम अक्सर कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि रियासत ये चीज़ है, मगर हम मार्क्सी लोग जब रियासत की बात कर रहे हैं तो हम मुल्क या मुल्क के हदूद की बात नहीं कर रहे। जब हमने मुल्क की बात करनी होती है तो हम मुल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर जब हम रियासत की बात कर रहे हैं तो उससे हमारी मुराद कुछ मखसूस इदारे हैं जो कि किसी भी समाज को चलाने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। और उन तमाम इदारों में जो कि बरसरे इक़्तिदार हैं और जो कि किसी भी समाज को चलाते हैं, उसमें जो सबसे अहम इदारा है जिससे कि रियासत की शुरुआत होती है वो है फ़ौज। एक ज़माने बड़े पुराने के अंदर जब कबायली निज़ाम हुआ करता था तो उस ज़माने में भी लोग लड़ा करते थे, मगर एक स्टैंडिंग आर्मी यानी फ़ौज का तस्वर नहीं था। जो लोग लड़ा करते थे वही लोग लड़ाई करने के बाद खेती बाड़ी भी किया करते थे और काम भी किया करते थे। यानी वो प्रोफेशन के एतबार से सोल्जर्स नहीं थे। प्रोफेशन उनका ये नहीं था कि वो सिपाही थे, बल्कि प्रोफेशन उनका कुछ भी हो सकता था। और जब कबीले को ज़रूरत पड़े तो वो इकट्ठे हो जाते थे, अपने हथियार वगैरह लेके बाहर आ जाते थे और कहते थे ठीक है हम लड़ने के लिए तैयार हैं, इसको हम मिलिशिया का नाम दे देंगे, मगर ये स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि शायद सबसे पहली जो रियासत कायम हुई जो वाकई ये कह सकती थी कि उसके पास एक स्टैंडिंग आर्मी, उसके पास एक फौज है जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि उसने लड़ना है, वो सिपाही है, तो वो आज से तकरीबन 5000 साल पहले ऐसा स्टेट कायम हुआ जिसको अकेडियन स्टेट कहा जा सकता है। हो सकता है कि सुमेरियन स्टेट के पास भी फौज हो, मगर अकेडियंस के पास तो डेफिनेटली थी। उनके मुख्तलिफ बादशाह, ये इराक के इलाके के अंदर पहली ऐसी रियासत यानी कि कायम हुई। ना अमेरिका में कायम हुई, ना कहीं और कायम हुई, इराक में कायम। जो दो बड़े दरिया हैं इराक के, उसके दरमियान जो सिविलाइजेशन फैली, वहाँ ही पर ज़रात बड़ी जरखेज़ी से हुआ करता था, तो उस वहाँ पे एक पहली रियासत जो है वो कहते हैं कायम हुई। और मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि रियासत कायम हुई कि पहला ऐसा इदारा कायम हुआ जो कि जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये था कि उसने लड़ाई को सीखना है, उसने लड़ना सीखना है, उसने
सोल्जरी सीखनी है। अब जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक काम करें और वो काम ये है कि वो लड़ाई करें और सीखें कि लड़ना कैसे है, तो ज़ाहिर बात है कि वो एग्रीकल्चर में हिस्सा नहीं ले रहे, वो ज़राअत में हिस्सा नहीं ले रहे, वो पैदावार में हिस्सा ही नहीं ले रहे। आखिरकार लड़ाई के नतीजे में कुछ पैदा तो नहीं हो सकता। लड़ाई के नतीजे में सिर्फ चीज़ें टूट सकती हैं, तबाह हो सकती हैं, लोग कत्ल हो सकते हैं, मगर कोई नई चीज़ पैदा नहीं की जा सकती। उसके लिए तो पैदावार करनी पड़ती है। तो जो लोग लड़ाई के फन को सीख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ सीख रहे हैं कि इज्तिमाई तौर पे लड़ा कैसे जाता है दूसरों को शिकस्त देने के लिए, और वो पैदावार के अमल में हिस्सा नहीं ले रहे, सवाल ये पैदा होता है कि उनको फिर रोटी कहां से मिलेगी। उनको रोटी फराहम करने के लिए जो किसान लोग हैं, जो ज़रई तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो कुछ जायद रोटी पैदा करेंगे तो ये मुमकिन होगा कि कोई ऐसे लोग पैदा हों जो रोटी ना पैदा करें और काम करें जो कि प्रोडक्टिव काम नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव काम है। प्रोडक्टिव काम से मतलब यह है कि उसमें कोई पैदावारी अमल नहीं हो रहा। तो ये रियासत बजाते खुद एक पैदावारी अमल नहीं है। रियासत का जो बुनियादी इदारा है, जो फौज है, उसको कायम रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए और लोगों को पैदावार करनी पड़ती है और जायद पैदावार करनी पड़ती है। और इंसानी तारीख का एक पूरा ऐसा दौर है कि जब इंसान इतनी ज्यादा पैदावार करने में कामयाब ही नहीं था कि कोई जायद पैदावार हो भी। जो हमारी स्पीशीज हैं जिनको हम होमो सेपियंस कहते हैं, इसकी तारीख तकरीबन 2 लाख साल से थोड़ी सी ज्यादा है। तो 2 लाख सालों में ज्यादातर हमारी तारीख ऐसे अदवार में गुजरी कि बस जिसमें हम इतनी को रोटी या अनाज पैदा कर लेते थे जिससे हम खुद जिंदा रह सके। जितना हम पैदा कर लेते थे खुद ही खा जाते थे, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं था। तो हम ये कहेंगे कि कुछ जायद पैदावार थी ही नहीं। आज से तकरीबन 10 शायद 12,000 साल पहले पहली दफा एक नई चीज ईजाद हुई जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी शायद खवातीन ने ईजाद किया, और वो इस तरह से कि जब वो जिस बीज को वो लेके खाया करते थे, क्योंकि उससे पहले वो हंटर गैदरर थे, जंगलात के अंदर जो फल वगैरह उग रहे हैं उनको इकट्ठा कर लिया, जो जड़ियाँ बूटियाँ वगैरह हैं उनको इकट्ठा करके खा लिया, जड़ी बूटियों को खा लिया और मुख्तलिफ चीज़ों ग्रेन्स को खा लिया, बीज को खा लिया, कपास मकई वगैरह इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ खा लिया करते थे, मगर इकट्ठी करके, पैदा करके नहीं। जो वाइल्ड ग्रो कर रही है, जंगली ग्रो कर रही है, उनको इकट्ठा करके खा लेते थे। तो जहाँ से वो गुजरते थे, जहाँ से वो इकट्ठा करते थे और गुजर के अपने गार में लेके आते थे, या जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे लेके आते थे, तो रास्ते में कहीं ना कहीं वो बीज गिर जाते थे। जब वो बीज गिरते थे तो उन्होंने ये गौर किया कि जिस रास्ते से हम आती हैं और जिस रास्ते से हम जाती हैं, वहाँ पे जहाँ बीज गिरते हैं तो वहाँ पे वही वाली फसल उगनी शुरू हो गई है जो जिससे हमने बीज तोड़े हैं। इससे एहसास पहली दफ़ा शायद इंसानियत में पैदा हुआ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि अगर हम थोड़ा सा बीज बचा लें और उसको दोबारा से ज़मीन में डाल लें और फिर उस पर थोड़ा सा पानी वगैरह हल चला लें, तो वही चीज़ दोबारा से पैदा हो जाए। और फिर हमें अपने मवेशियों के साथ इधर उधर फिरना टुरना नहीं पड़ेगा, खाना बदोश जिंदगी छोड़ के हम एक शहर आबाद कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के नतीजे में पहले शहर आबाद हुए, और जब शहर आबाद हुए और एग्रीकल्चर कामयाब होना शुरू हुआ, और उसमें भी कई सदियां गुजर गई इससे पहले कि एग्रीकल्चर कामयाब होना शुरू, कई सदियां गुजर गई। शुरू में जो एग्रीकल्चर था वो कामयाब नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता जाके कामयाब होना शुरू। जब वो एग्रीकल्चर कामयाब होना शुरू हुआ और जायद पैदावार एग्रीकल्चर ने देनी शुरू की, इतनी पैदावार कि आप वो पूरा खाना खा के पेट भर के भी आपके पास खाना बच जाता था, तो अब उनके पास ये पॉसिबिलिटी पैदा हुई कि वो जो जायद खाना है उससे कुछ ऐसे लोगों की ट्रेनिंग करें जिससे वो जायद खाने को महफूज भी कर सके। तो इससे पहले टेम्पल्स का सबसे पहला काम जहां पे हम इबादत पुराने जमाने में लोग किया करते थे, वो ग्रेन स्टोरेज हाउसेस भी हुआ करते थे, और वहीं पर सारा रिटन रिकॉर्ड भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि वहीं से शुरू हुआ। राइटिंग भी, लिखाई पढ़ाई जो है वो भी वहीं से शुरू हुई।
और वहीं पर उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे लोगों को नामजद कर दिया गया कि जो तगड़े थे कि भाई आपने खेती बाड़ी नहीं करनी, आपका और कोई काम नहीं सिवाय इसके कि ये जो अनाज पड़ा है यहाँ पे इसका ख्याल रखना है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चौकीदार जो सबसे पहले थे वो बढ़ते चले गए। अब लड़ाइयाँ बड़ी हुआ करती थी उस जमाने में, ये नहीं कि लोग अमन व अमान से रहते थे। जो खाना बदोश लोग थे उनकी हमेशा कोशिश ये होती थी कि किसी तरह से ये जो अनाज इनके टेंपल में पड़ा है ये हम कहीं डाका मार के हासिल कर लें। तो नोमैड्स की और सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट की कई सेंचुरीज लड़ाइयां चलती रही। इनफैक्ट मौजूदा जमाने के चंद एक आध सदी पहले तक ये लड़ाई जारी थी। मंगोल्स का आपने सुना होगा, मंगोलियन इन्वेजन का आपने सुना होगा। तो मंगोल्स जो थे वो सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं करते थे, खाना बदोश लोग थे। इसी तरह मेरा तो ये भी, मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ, मेरा तो ये मुझे यही बात समझ आई कि जो अरब्स थे, अरब जो थे वो भी सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं करते थे, वो भी बुनियादी तौर पे बेडुइन खाना बदोश लोग थे। तो बहुत सारी मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस खाना बदोश लोगों की थी और बहुत सारी मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस उन लोगों की थी जो कि शहरों में आबाद अपने आप को रखना चाहते थे। उन्होंने शहर पहले आबाद किए और वो एग्रीकल्चर किया करते थे। आप देखें कि सबसे पहले शहरों ने दीवारें खड़ी करनी शुरू की। वो किसके खिलाफ थी दीवारें? वो उन्हीं खाना बदोश लोगों के खिलाफ थी जो कि आके जंग किया करते थे। और बाय द वे जो खाना बदोश लोग थे वो अक्सर जंग बेहतर किया करते थे क्योंकि वो उन जानवरों के साथ ही फिरते रहते थे जो जिनके साथ वो घोड़ों के साथ, खास तौर पे कभी ऊंटों के साथ, जो कि जंग में एक अहम किरदार भी अदा करते थे। अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता सेटल्ड एग्रीकल्चरल लोगों ने फौज और दीवारें खड़ी करनी शुरू की अपने आप को नोमैड से और नोमैडिक पैस्टरलिस्ट से बचाने के लिए, तो इन लोगों को उन्होंने कुछ अनाज का हिस्सा उनके लिए मुख्तस कर लिया कि ये हिस्सा जो है हम इन लोगों को देंगे, ये हमारे लिए दीवारें भी बनाएंगे और ये उन दीवारों पे खड़े होकर हमारे शहर का और हमारे अनाज का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। अब ये जो काम था कि अनाज इकट्ठा करना है और फिर उन लोगों को देना है जिन्होंने दीवारें बना के उसके ऊपर हमारी रखवाली और हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये काम एक दूसरे किस्म के लोगों पर आ पड़ा जिनका बुनियादी फरीजा ये था कि उन्होंने एक तरह से ये टैक्स कलेक्ट करना था। ये टैक्स बन गया कि ये हम हिस्सा समाज से लेंगे और इससे ये काम करेंगे। ये पहली शुरुआत है ब्यूरोक्रेसी की, यानी पहला इदारा जो रियासत का बना वो बना ही फौज, और दूसरा इदारा उसके साथ उस फौज को सस्टेन करने के लिए बना तो टैक्स कलेक्शन का इदारा बना जो कि ब्यूरोक्रेसी की असल जड़ है। ये दो इदारे सबसे पहले बने और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि मजीद और इदारे कायम होते गए। फौज का अगर ये काम था कि बैरूनी ताकतों से उसने तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो पुलिस का ये काम था कि अंदरूनी मसाइल को उन्होंने कंट्रोल करना है। अगर पुलिस ने किसी को कंट्रोल कर लिया तो फिर उसको किसी अदालत के सामने पेश करना होगा, तो फिर अदालत का काम यह होगा कि उसने अंदरूनी मामलात पर अदल व इंसाफ से काम करना है। अगर किसी को कोई पनिशमेंट हुई तो हो सकता है उसको कोई जेल जाना पड़े, उसको कोई सजा देनी पड़े वगैरह, तो उसके लिए फिर इदारे कायम करने पड़े। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रियासत के मुख्तलिफ इदारे कायम होने शुरू हुए, जुडिशरी भी कायम होनी शुरू होगी। फौज पहले, ब्यूरोक्रेसी, फिर जुडिशरी, पुलिस, मैजिस्ट्रेट वगैरह, ये सारे इदारे कायम। हर ये इदारा जो है बेसिकली पैदावारी इदारा नहीं, इसका काम पैदावार करना नहीं है, इसका काम है समाज के अंदर इख्तियारात हासिल करके, कुव्वत हासिल करके लोगों को, सोसाइटी को के ऑर्डर को करना। अब इसके बारे में बहुत सारी मुख्तलिफ थियरीज हैं। एक थियरी ये है कि जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लिकेटेड होती गई तो उसके साथ साथ ये मुख्तलिफ इदारे कायम करना ज़रूरी हो गए। एक थियरी ये है कि इजिप्शियंस ये कहते थे कि जी कुछ देवताएं हैं, उन्होंने फ़िरौनों को ये काम सौंपा है और फ़िरौनों के ज़रिए हम उन देवताओं से अपनी बात मनवा सकते हैं। तो इस तरह करके एक थ्योरी पैदा हुई जिसको कहते हैं द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, कि बादशाह वो होते हैं जो कि खुदा ताला ने कोई ख़ास कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है जो बादशाह बन जाते हैं।
और चर्च में भी ये नुक्ता नज़र था, क्रिश्चियनिटी में भी, और भी बहुत जगह। फिर एक थियरी ये पैदा हुई कि जो बादशाह हैं वो बजाते खुद ही एक किस्म के देवताएं हैं और उनकी इबादत की जाए। मिसाल तौर पे रोम के अंदर भी ये थियरी थी, इजिप्ट के अंदर भी थी, बेबीलोन के अंदर भी थी, बहुत सारे। इसको कहते हैं द डिविनाइजेशन ऑफ किंग्स, ये भी एक नुक्ता नज़र था। तो इस किस्म की बहुत सारी थियरियां थी, मगर जो थियरी मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि रियासत की जो शुरुआत है दर हकीकत वो थी इस चीज में कि जब वो जायद पैदावार शुरू हो गई तो उस जायद पैदावार को महफूज रखने के लिए और उस पर कंट्रोल कायम करने के लिए इदारे कायम किए गए, उसकी मैनेजमेंट के लिए और उस पर एक तबके की इजारादारी के लिए। जैसे जैसे ये जायद पैदावार शुरू हुई तो एक तबका ऐसा पैदा होना शुरू हो गया जिसके पास ये जायद पैदावार कंट्रोल में आ गई, मुआशी वसाइल कंट्रोल में आना शुरू हो गए। जो दूसरा तबका था वो चाहता था कि ये वसाइल इनके कंट्रोल में ना रहे। इसमें ना सिर्फ अनाज शामिल था, बल्कि इससे ज्यादा जरूरी बात ये थी कि इसमें जमीन शामिल थी। जब मुख्तलिफ कबीलों के दरमियान लड़ाई हुआ करती थी तो एक कबीला दूसरे कबीले को गुलाम बना लेता था, और गुलाम बनाने का एक तरीका यही था कि वो उसकी कबायली जमीन को अपनी कबायली जमीन बना लेता था। जब वो कबायली जमीन अपनी खो देते थे तो उसके बाद फिर उनके ऊपर ये मजबूरी बन जाती थी कि वो उस कबीले के लिए काम करें जिस कबीले ने उनको शिकस्त दी। अगर आप अपने खित्ते को देखें तो आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पे जो जात बिरादरी का निज़ाम है दर हकीकत वो एक कबायली निज़ाम भी है। कबायली निज़ाम इस सेंस में है कि जो एक जात से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, एक बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दर हकीकत एक बड़े ख़ानदान की मानंद है। उनके आपस में ताल्लुकात हैं, ब्लड के ताल्लुकात हैं, खून का रिश्ता है। और जो दूसरे जात कबीले बिरादरी के लोग हैं वो एक अपनी एक्सटेंडेड और फैमिली है, और दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। अगर एक काम ये करता है कि वो सुनार है तो दूसरा कोई काम करेगा वो कुम्हार है, तो तीसरा कोई और काम करेगा, चौथा। और कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको हम कहेंगे कि वो जमींदार हैं। अब जमींदार जो है उसमें और जो काम करने वाले लोग हैं उसमें बड़ा फर्क है, क्योंकि जमींदार तबके के या जमींदार कबीले के जो लोग हैं वो अपने काम से नहीं, वो किसी और नाम से पहचाने जाते हैं, और जो काम करने वाले लोग हैं उनका कबीला सिर्फ और सिर्फ उनके काम से ही पहचाना जाता है, कुमार, सुनार वगैरह, चमार वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी दिलचस्प किस्म की बात है कि जो जमींदार कबीला है वो कबीले के एतबार से जमीन का अब रखवाला है, उसका इंचार्ज है। तो ये जो इससे जो तबकाती निज़ाम पैदा हुआ कि कुछ लोग जमीन को कंट्रोल कर रहे हैं, अभी वो निजी मालिक नहीं बने, अभी कबीला पूरे का पूरा जो है वो जमीन को कंट्रोल कर रहा है, निजी मालिक जमीन के नहीं है वो। और कुछ लोग जमीन से महरूम है, कुछ पूरे के पूरे कबीले जमीन से महरूम है। तो ये जो कबीलों के दरमियान इख्तलाफ है दर हकीकत ये एक तबकाती इख्तलाफ है। तबकाती का मतलब क्या है? मतलब यह है कि उनकी मुआशी जो पोजीशन है वो बिल्कुल फर्क है। एक जमीन का मालिक है कबीला और दूसरा कबीला जमीन से महरूम है। एक मुआशी वसाइल का मालिक है और दूसरा मुआशी वसाइल से महरूम है। तो ये दो मुख्तलिफ अब तबके बन गए। इन तबकों के दरमियान जो तजाद है, जो कबीला या जो हिस्सा ज़राए पैदावार से महरूम है उसकी हमेशा कोशिश ये होगी कि किसी तरह मुझे जमीन मिल जाए, और जो जमीन पर कबीला काबिज है या जिसकी मलकियत बन गई है इज्तिमाई कबायली, वो हमेशा कोशिश करेगा कि इस पे हमारी ही मलकियत कायम रहे। अब इन दोनों के दरमियान क्या होगा? लड़ाई। अगर तो इंडिविजुअल्स पे छोड़ दिया जाए, अफराद पे छोड़ दिया जाए, तो हो सकता है कि कोई फर्द जो है वो ज्यादा तगड़ा हो वो जीत जाए, दूसरा फर्द ज्यादा तगड़ा हो वो जीत जाए। तो इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, जमीन पर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जमीन अब इसलिए अहम है क्योंकि वहीं से अनाज उग रहा है। इससे पहले क्या चीज अहम थी? इससे पहले मवेशी ज्यादा अहम थे, जमीन अहम नहीं थी, क्योंकि इससे पहले वाला जो समाज था वो खाना बदोश समाज था। कबीले की जो वेल्थ होती थी वो उसके मवेशी हुआ करते थे, उसके एनिमल्स।
अब वेल्थ जो है वो एनिमल्स नहीं है, अब वेल्थ जो है वो जमीन है। तो जो वेल्थ है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, उस पर कंट्रोल, दैट इज द की क्वेश्चन। जिनके पास वो वेल्थ नहीं है वो हासिल करना चाहते हैं, जिनके पास वो वेल्थ है वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं। इस लड़ाई के नतीजे में जिनके पास वो वेल्थ थी, जिनके पास वो जमीन थी और जिसके पास वो जायद पैदावार थी, उस जायद पैदावार से उन्होंने फिर ऐसा इदारा कायम किया जो कि इस चीज को कायम रखे, यानी कि इस तबकाती निजाम को कायम रखे। तो लिहाजा लेनिन लिखता है अपनी किताब में, द स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ इररेकंसाइलेबल क्लास कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोशल स्ट्रक्चर which it seeks to regulate on behalf of the ruling class. अब जब एक रियासत होगी तो वो इस तबकाती तजाद को रोक सकेगी। अगर आप कहते हैं कि जी ये हॉल बड़ा अच्छा है, कल से ये मेरा हॉल है, तो क्या होगा कि जो भी इस हॉल का मालिक है वो थाने के पास जाएगा, कहेगा इन्होंने कब्जा कर लिया है, फिर थाना आके रिमूव करेगा, वो खुद नहीं रिमूव करेगा। तो क्योंकि पब्लिक को यह पता है कि एक ऐसा इदारा है जो रेगुलेट करता है प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी के रिलेशंस को, तो इसलिए फिर वो जो तबकाती तजाद है वो जरा दब के रहता है, दबा हुआ रहता है, खुल के नहीं आता। जो लोग कोशिश करते रहते हैं चोरी डाका करने की, रियासत उनके खिलाफ फिर एक्ट करती रहती है। डाका भी एक किस्म का यही है ना कि आप किसी और की मलकियत जो है वो अपनी बना रहे हैं। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि अच्छी बात है, क्योंकि ये तो जाती लेवल पे आप किसी की मलकियत चोरी करके अपनी बनाना चाह रहे हैं ना। और अक्सर जिस बंदे की आप मलकियत चोरी कर रहे हैं बेचारा वो भी गरीब ही होगा। अमीरों के पास तो इतनी कुव्वत होती है उनसे उधर डाका डालना भी बड़ा मुश्किल होता है। सो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रियासत इसलिए कायम, इसलिए नहीं कायम हुई कि सोसाइटी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, मगर इसलिए कायम हो गई कि रियासत का बुनियादी किरदार ये था कि उसने जो तबकाती तजाद पैदा हुआ जायद पैदावार के बाद से उसको रेगुलेट करना था, उसको कंट्रोल करना था, और इस तरह से कंट्रोल करना था कि उसमें हुक्मरान तबके की हाकमियत कायम रहे। आइए जरा कुछ रियासतों को देखते हैं, तारीख में देखते हैं। ये आपने तस्वीर पहचान ली होगी, ये एंशंट जो फ़िरौन है उनकी एक डिपिक्शन है। सो इजिप्ट के अंदर जो फ़िरौन था, इजिप्ट की जो ज़मीन है टेक्निकली वो सारी उसकी प्रॉपर्टी थी, उसकी मलकियत थी सारी की सारी ज़मीन, और वही लॉज बनाता था, वही उसी के नाम पे टैक्सेस इकट्ठे होते थे, और वही कमांडर इन चीफ मिलिट्री का भी था। यानी कि वो ब्यूरोक्रेसी का हेड भी वही था, फौज का हेड भी वही था, हुकूमत का हेड भी वही था, सारे इदारे उसके अंदर इकट्ठे थे। और वो जो बादशाह था वो सारी रिलीजियस सेरेमनीज का भी हेड था, वो टेम्पल्स की भी डिटर्मिनेशन करता था। इसका मतलब है कि वो उनका रिलीजन का भी हेड था। और किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मात और कॉस्मिक ऑर्डर, बैलेंस एंड जस्टिस। मात वो कहते थे कि किस तरह से दुनिया के अंदर एक बैलेंस रहेगा। बैलेंस से उनकी मुराद ये थी कि हर साल नाइल दरिया ने फ्लड करना है, उस फ्लडिंग के नतीजे में सारा एग्रीकल्चर होगा। तो वो फ्लडिंग को कौन मेंटेन करता है, कौन खुदाओं से कहता है कि ज्यादा फ्लडिंग नहीं करनी, ठीक फ्लडिंग करनी, ठीक वक्त पे करनी, ताकि हमारी खेती बाड़ी ठीक हो। वो किरदार था फ़िरौन का। बादशाही जंग के अंदर आर्मीज को लीड करता था। और ये जो लफ्ज है फ़िरौन, फ़ैरो, इसका मतलब है ग्रेट हाउस, बड़ा घर। क्योंकि आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये वो घराना है जो सबसे अमीर घराना है, वही फिर आहिस्ता आहिस्ता बादशाह बना। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं कि फ़िरौनों का किरदार हमेशा नेगेटिव नहीं था, मनफी नहीं था। एक वक्त था कि जब फ़िरौनों का एक बहुत मुस्बत किरदार भी रहा, इस सेंस में कि जो एग्रीकल्चरल सिस्टम और फ्लडिंग का पूरा निज़ाम मिस्र के अंदर कायम किया, हज़ारों साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 5000 साल की आज से कबल बात कर रहा हूँ। तो उसमें फ़िरौनों ने मिस्र के लोगों को इकट्ठा करके वो पूरा एक सिस्टम ऑफ इरिगेशन बनाया जिससे कि खुशहाली फैल सकती थी। मेरा अंदाज़ा यही है कि आज से अगर हम 5000 साल पहले चले जाएं, 6000 साल 7000 साल पहले की बात करें, तो उसके अंदर एक ऐसा पीरियड था जब फ़िरौनों ने मिस्र की सिविलाइजेशन को बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप किया। जो ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा हैं जो 2500 ईयर्स BC में बनाई गई हैं, वो मेरा ख्याल है इसी चीज़ की अक्कासी करती है। मगर फिर फ़िरौनों का किरदार भी
फेरोना वाला हो गया, जिससे हम उनको पहचानते हैं कि अब वो इतने रिच और पावरफुल हो गए कि अब जिन लोगों ने सोसाइटी की डेवलपमेंट में एक बहरहाल किरदार अदा किया था, वो अब सोसाइटी को जालिम की शक्ल में नजर आने शुरू हुए और उनके खिलाफ बगावतें भी हुई। तो ये था जी इजिप्शियन स्टेट। अब हम बात करते हैं रोमन स्टेट के बारे में। वो खुद अपने मुख्तलिफ तबकात को एक सेंसस करके तो अंदाजा लगाते थे कि कौन से तबके हैं तो कौन से तबके नहीं। आपके सामने कि ये उनका सेंसस है रोम का। उन्होंने एक तरफ लिखा है क्लास, फिर उसके साथ लिखा है कि उनके पास वोट कितने हैं, उनके पास प्रॉपर्टी कितनी होगी और इक्विपमेंट क्या होगी। सो सबसे ऊपर वाला तबका उनका था जिसको वो कहते थे इक्वेस्ट्रियन, ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3, फिर क्लास 4, फिर क्लास 5 और आखिर में जो तबका था उसको वो कहते थे प्रोलेटेरिएट। पहले तो आप प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी कितनी होगी तो वो कौन सी क्लास में जाएंगे। साथ इक्विपमेंट भी देख सकते हैं कि इक्वेस्ट्रियंस के पास घोड़ा होगा, फुल आर्मर होगा, वेपन्स होंगे। क्लास 1 के पास आर्मर होगा, वेपन्स होंगे, घोड़ा नहीं होगा। क्लास 2 के पास कुछ आर्मर होगा, कुछ वेपन्स होंगे मगर फुल आर्मर नहीं होगा, घोड़े भी नहीं होंगे। क्लास 3 के पास कुछ आर्मर कुछ वेपन्स होंगे मगर फुल आर्मर नहीं होगा। उसके बाद थोड़ा सा आर्मर, थोड़े से वेपन्स और उसके बाद नो आर्मर, एक शायद हथियार उनके पास हो और प्रोलेटारिया के पास कुछ नहीं। और इससे भी नीचे एक तबका था जो कि गुलाम थे। तो इक्वेस्ट्रियन एंड क्लास 1 जो है उसके आप वोट देखें, जो उनकी असेंबली उन्होंने बनाई तो उनके वोट हैं 98 वोट्स। कितने? 193 में से। दे कुड आउटवोट द कंबाइंड लोअर क्लास हु ओनली हैड 95 वोट्स। तो उन्होंने अपने 98 वोट रखे और गरीबों को उन्होंने 95 वोट दिए, 3 वोट उनके पास ज्यादा थे। तो वो किसी वक्त भी गरीबों को अपनी असेंबली के अंदर उनसे वोट आउट कर सकते थे। इस तरह से वो अपनी हाकमियत कायम रखते थे। ये पूरा जो निज़ाम है ये तकरीबन काफ़ी अर्सा चलता रहा, जिसको रोमन रिपब्लिक कहते हैं। फिर उसके बाद जूलियस सीजर के बाद ये पूरा निज़ाम तब्दील हो गया और रोम के अंदर भी एक बादशाहत कायम हो गई, एक एम्परर कायम हो गया। सेनेट भी कायम था मगर एम्परर भी अपनी जगह कायम था। तो ये उनकी रियासत की मिसाल आपको दी। और इसमें आपने देखा कि किस तरह से एक तबका जो है वो कंट्रोल कर रहा है हर चीज़ को। एक तबका कंट्रोल कर रहा है, एक एलीट कंट्रोल कर रही है। तो आगे है मुगल निज़ाम। ये जो है टैक्स या माल इकट्ठा करते थे मुख्तलिफ पिंडों से। निज़ाम इसका वही है जिसको हम जागीरदारी निज़ाम कहते हैं। इसी निज़ाम को अरबी ज़बान में इक्ता निज़ाम कहते हैं। और ये निज़ाम इस तरह से था कि अगर कोई विलेज है, अगर कोई पिंड है, वो कुछ पैदावार करता है और वो एक इक्ता यानी जागीर का हिस्सा है, तो आधा हिस्सा अपना कम से कम वो जो है वो बादशाह या रियासत को अदा कर देगा और बाकी हिस्सा जो है तकरीबन वो वहां के लोग वगैरह इस्तेमाल कर लेंगे। और वहां पे जो टैक्स कलेक्टर है, जो बादशाह के बिहाफ पे वहां पे टैक्स कलेक्ट करता है, जो तकरीबन 10% कुल पैदावार उसके पास होती थी, उसको कहते थे जमींदार। वो जमींदार था, वो पिंड में रहता था और वो पिंड से बादशाह के बिहाफ पर क्या कलेक्ट करता था? माल, टैक्स। और जागीरदार कौन था पूछेंगे? जागीरदार बुनियादी तौर पे एक मिलिट्री कमांडर था। उसका ज़रई शोबे से कोई ताल्लुक नहीं था, वो कभी एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं था, उसको खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था, ना वो जानना चाहता था। जागीरदार का मतलब ये था कि उसके पास कुछ घोड़े होते थे, शाहसवार लोग होते थे, एक रेजिमेंट होता था घोड़ों का जिसका उसने ख्याल रखना होता था। उस रेजिमेंट घोड़ों के शाहसवारों का, बादशाह के रेजिमेंट का ख्याल रखने के लिए बादशाह उसको कहता था कि फलानी जागीर से, फलाना इक्ता से, इक्ता उसका प्रॉपर अरबिक वर्ड है, अरबी लफ्ज है, जो जायद माल निकलता है उससे तुमने इन घोड़ों का ख्याल रखना। यानी कि वो एक मिलिट्री कमांडर था, एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं था। जागीरदार से नीचे होता था मनसबदार। मनसबदार क्या होता था कि वो सोल्जर्स को कमांड करता था, उसके पास शाह सवार नहीं थे, घोड़े नहीं होते थे, कैवलरी नहीं थी। तो बेसिकली जागीरदार कैवलरी कमांडर था और बादशाह उसको 3 या 4 साल के लिए सिर्फ एक जागीर अलॉट किया करता था। उसके बाद बादशाह जागीर चेंज कर देता था और जागीरदार कभी भी उस जागीर पे नहीं रहता था, उसका कोई जागीर से ताल्लुक नहीं था। वो लाहौर में रहता था, मुल्तान में रहता होगा, दिल्ली में होगा, कहीं भी हो,
मगर वो सिर्फ वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, घोड़े उसके वहां नहीं थे, घोड़े उसके शहर में थे। तो ये वो निज़ाम था। और तो लिहाजा ये पूरी जो रियासत थी, ये दर हकीकत एक वॉरियर क्लास की बुनियाद पे कायम की गई थी, जंगजू लोगों की बुनियाद पे। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि मुगल एम्पायर की जो ग्रेटनेस थी वो भी ये थी कि ये बड़े जंगी किस्म के लोग थे, और जो उसका डिक्लाइन हुआ वो भी ये था कि ये शराबी कबाबी हो गए, अब इनके जंग करने की इनमें हिम्मत नहीं बची, इफेमिनेट हो गए, मैस्कुलिनिटी लूज कर दी। तो ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत बाद की तस्वीर है। अगर आप उस जमाने की पेंटिंग्स देखें तो आप एक दिलचस्प बात देखेंगे इन मंगोल्स के बारे में, खासतौर पे ज़हीरुद्दीन बाबर, अकबर वगैरह, और उससे पहले हुमायूं वगैरह की तस्वीर देखेंगे तो आप एक बात गौर करेंगे, वो ये कि उनकी आंखें जो है ना वो इस तरह है, मंगोलियन आंखें। उसकी वजह यह है कि बेसिकली ये मंगोल्स की ही तसलसल थे। इनफैक्ट मुगल जो लफ्ज है वो फारसी का लफ्ज है, जिसमें जो मंगोल लफ्ज है वो मुगल फारसी में उसको बोला जाता है, इतना फर्क। यानी मुगल एम्परर जब हम कहते हैं तो हम एक्चुअली कह रहे हैं मंगोल एम्परर, यही कह रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ज़हीरुद्दीन बाबर का दावा ये था, और आई एम श्योर करेक्ट भी था, कि वो अपनी मदर साइड से चंगेज खान से रिश्ता उनका जुड़ता है और फादर साइड से तैमूर लंग से रिश्ता जुड़ता है। तो मंगोलियंस थे ये लोग। तो इन्होंने यहां आके हुकूमत अपनी कायम की जंग की बुनियाद, और वो हुकूमत काफी अरसा चलती रही। तो मुगल पीरियड के अंदर इंडिया बहुत पावरफुल था, बड़ा पावरफुल स्टेट था। उनके पास 1 मिलियन सोल्जर्स थे अपनी हाइट पे। उस जमाने में 10 लाख सिपाही बहुत दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक फौज थी, और 1/4 दुनिया की जो पैदावार है उस पर उनका कंट्रोल था अपनी हाइट पे। और उनके पास जो सब्जेक्ट्स थे वो 160 मिलियन सब्जेक्ट्स थे, जो उस जमाने की आबादी के हिसाब से बहुत बड़ी सल्तनत समझी जाती थी, और 23% दुनिया की आबादी पर वो उनकी हुकूमत कायम थी। बहुत बड़ी रियासत थी। तो ये किसकी रियासत थी? हम मुसलमान होकर बड़ा फख्र करते हैं सादी रियासत थी, तो आधी रियासत नहीं थी। ये उस तबके की रियासत थी जो जागीरदार तबका था, जिसको हम जागीरदार तबका कहते हैं। इन्हीं से लफ्ज निकलता है जागीरदारी निजाम। और जाहिर बात है कि इस तबके से जो लोग ताल्लुक रखते थे वो अपने आप को तस्वर करते थे अशरफी मुसलमान, और जो यहां के मुकामी लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनको वो कहते थे कि ये अजलफ है, ये अवामुन्नास है, ये कॉन्वर्ट्स है, हम ओरिजिनल है। आज देखिए आप पाकिस्तान के अंदर आप कभी गौर करें तो अक्सर लोग अपना रिश्ता नाता किसी ना किसी हवाले से उन मंगोल्स के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, नाम भी वैसे रखते हैं, या कोई फैमिली ट्री बताते हैं वहां तक जाता है वगैरह वगैरह। जाता भी होगा, मैं नहीं कह रहा नहीं जाता, मगर वो उसी कल्चर के साथ, उसी तहजीब के साथ जुड़ा है सारा मामला। यूरोप के फ्यूडल मोनार्की को देखते हैं तो मोनार्क जो होता था, मोनो का मतलब है एक, जिस तरह मोनो सिग्नल कर दें तो एक ही आवाज दोनों स्पीकरों से आएगी। मोनो का मतलब है एक, आर्क का मतलब है हुक्मरानी, तो मोन आर्क का मतलब है एक हुक्मरान। ये इदारा यूरोप के अंदर जब कायम हुआ और फिर बाद में मतलब मुख्तलिफ सबसे कामयाब तरीन इदारा यही साबित हुआ, तो तारीख में मतलब है इसका बहुत लंबा असर और रसूख है। जमहूरियत तो अभी बनी है ना, ये बहुत पुराना इदारा है मोनार्की। तो उसमें उन्होंने रियासत को इकट्ठा रखने के लिए ये असूल बनाया कि जो मोनार्क का सबसे बड़ा बेटा होगा वो अगला मोनार्क बनेगा, या मोनार्क जाते हुए बादशाह जो जाते हुए वो अपॉइंट कर दे कि वो कौन आगे चलाएगा रियासत को। तो इस तरह से जब उन्होंने ये निज़ाम बनाया, क्योंकि मलकियत तो ऑलरेडी उसकी थी काफ़ी सारी, वो सबसे ताकतवर घराना था उस सोसाइटी के अंदर, और सबसे अमीर घराना था, तो सबसे अमीर घराने ने ही फैसला करना था कि ये बादशाह हमने अपने घर में ही रखनी। और अगर आप इस्लाम की तारीख या अरबों की तारीख उठा के देखें तो आपको ये नजर आएगा कि खुलफाए राशिदीन के बाद आपको ये नजर आएगा कि इस्लाम के अंदर भी मोनार्की का सिस्टम कायम हो गया। पहले बनु उमैया और फिर अब्बासिद एम्पायर, और फिर दूसरे और मुख्तलिफ किस्म के एम्पायर्स।
मगर जब ये जितने ये एम्पायर्स थे, अगरचे ये अपने आप को खलीफा कहा करते थे, मगर दर हकीकत ये बादशाहते थी। इस सेंस में इनको बादशाहते कह रहा हूं कि जो सबसे ताकतवर घराना था वही खिलाफत अपने घर में ही रखता था, उनके ही बच्चे आगे खलीफा बनते जाते थे। इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये था कि अब बादशाह ने अपने बच्चों में से सेलेक्ट करना किसी को, तो कभी कभार बादशाह की अगर वफात जल्दी हो तो बच्चा भी जो है वो बादशाह बन जाता था, और कभी कभार ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे अफराद भी बादशाह बन जाते थे जो बिल्कुल अकल से फारिग थे। मेरिट पे कोई सिस्टम नहीं था। उसके बड़े नुकसानात भी हो जाया करते थे रियासतों को, मगर फिर भी लोग समझते हैं कि बेहतर है, क्योंकि इस तरह रियासत बिखरती नहीं, टूटती नहीं, घर में रहती है। इसमें किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आप हेड ऑफ स्टेट को किसी इलेक्शन के जरिए, वोट के जरिए इलेक्ट कर लें। और जारी बात है, वेल्थ और पावर जो है वो चंद घरानों के अंदर मरकूज हो चुकी थी, और इसका जो लिहाजा पूरा स्ट्रक्चर था, सिस्टम था, वो आउट ऑफ डेट हो चुका था। और ये एक ऐसा निज़ाम बन चुका था, बादशाहत का निज़ाम, जो अब जदीद दुनिया के अंदर मज़ीद समाज को तरक्की देने में कामयाब नहीं था। इसके बाद एक ऐसी नई किस्म की रियासत कायम हुई जिसको हम कहेंगे जदीद सरमायादाराना रियासत। इसकी जो मूवमेंट इसके लिए उभरी, उसका नाम था रिपब्लिकन मूवमेंट। रिपब्लिकन अगर हम कहें, जिस तरह रिपब्लिकन पार्टी आपने नाम सुना हो, तो उससे मुराद ये ली जाती है कि वो लोग जो कि बादशाहत के असूल के खिलाफ थे। रिपब्लिक लफ्ज भी निकलता है पब्लिक से, यानी कि पब्लिक जो है वो रूल करेगी, ये उसका मतलब है साथ। तो आप देखें कि ये जो रिपब्लिकनिज्म था ये कैसे फैला, कि सबसे पहले रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ एक बगावत शुरू हुई, रेफर्मेशन की, जो 1517 में शुरू हुई। जो एहतजाज करने वाले थे उनका नाम ही ये बन गया एहतजाजी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट करने से वो एहतजाज कर रहे थे। उधर से कैल्विनिज्म निकला, फिर इंग्लिश रेवोल्यूशन हुआ 1648 में, और फिर 1688 में तक ये चला किसी ना किसी हवाले से। 1688 में बादशाहत और इनकलाबियों के दरमियान मुआहिदा हो गया, बादशाहत भी कायम रहेगी और इनकलाबी भी जो है, रिपब्लिकन जो है वो हुकूमत चलाएंगे। और फाइनली फिर 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन और 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने मुकम्मल तौर पे बादशाहत का खात्मा कर दिया। ये तीन इनकलाबी लहरें हैं। जैसे मेरे दोस्त पूछ रहे थे सवाल कि ये सोशलिज्म पीछे क्यों हट गया है, तो गौर कीजिए कि कैपिटलिज्म भी जब पैदा हुआ कितने साल लगे। वो 1517 में पहली बगावत हुई उस फ्यूडल निजाम के खिलाफ, दूसरी बगावत 100 साल बाद हुई 1648 में, तीसरी बगावत उसके 100 साल बाद हुई 1776 में। अर्ज यह है कि 200 साल आपको तारीख यहां पे नजर आ रही है, जिसमें सरमायादार मुसलसल फ्यूडल निजाम को तोड़ के सियासी इख्तियार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जब कामयाब होता है 1789 में, तो वो पहली प्योरली सरमायादाराना रियासत है जो कायम हुई, बाकी दुनिया में नहीं है। अब बाकी दुनिया में कायम होते होते कितना अरसा लगा, आज तक मामला चल रहा है। अब आपको नजर ये आ रहा है कि जब एक सिस्टम टूटता है और दूसरा सिस्टम कायम होता है, तो ये कोई दिहाइयों का मामला नहीं होता, दर हकीकत ये सेंचुरीज का मामला होता है। ये क्योंकि एक फंडामेंटल तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली है। ये मोड ऑफ प्रोडक्शन की तब्दीली, कि कैपिटलिज्म से आप सोशलिज्म में चले जाएं, ये कोई छोटी मोटी पॉलिसी का मामला नहीं है, एक लंबी लड़ाई। जैसे फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में जाना कई सेंचुरीज के ऊपर मुहित था। इन तीनों बगावतों के बारे में दिलचस्प बात यह कि पहली जो बगावत थी रेफॉर्मेशन, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये फेल हो गई। क्या हुई? फेल हो गई। रेफॉर्मेशन कामयाब नहीं थी, मतलब इस हद तक तो कामयाब जरूर थी कि उसने कैथोलिक चर्च को हिला के रख दिया, मगर फिर उसके बाद काउंटर रेफॉर्मेशन हुई और वो जो पूरा प्रोसेस था, मार्क्स और एंगल्स भी लिखते हैं और लोग भी लिखते हैं, वो स्टॉल हो गया, एक तरह उसको शिकस्त हो गई। दूसरा जो इनकलाब था इंग्लिश रेवोल्यूशन, उसमें आप कह लें कि दोनों बराबर बराबर फरीकैन थे, जिसको हम कहते हैं ना टाई हो गया, और उन्होंने ये फैसला किया कि हम मजीद और नहीं लड़ेंगे, आप भी हुकूमत चलाएं, हम भी साथ हुकूमत चलाएंगे। बराबर था। बराबर को क्या कहते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में क्या कहते हैं उसको, ड्रॉ हो गया। यस, पहले में शिकस्त हुई, दूसरे में ड्रॉ,
और तीसरे में जो फिर उसके बाद मजीद 200 साल बाद अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुए, उसमें बादशाह को मुकम्मल शिकस्त हुई। उसके बाद फिर ऐसी हुकूमत कायम हुई जिसने मुकम्मल तौर पे यह कहा कि बादशाह का असूल हमें काबिल कबूल नहीं। सो इवन एक छोटी सी चीज जो हम आम समझने शायद कि छोटी सी चीज है कि बादशाह को खत्म किया जाए, आप देखिए कितने 100 साल लग जाते हैं उस प्रोसेस के अंदर, कितनी सदियां गुजर जाती हैं। ये जो नई रियासत कायम हुई, इसके बारे में आप इसी तरह समझें कि ये जो नया सरमायादार तबका था, उनके जो बाहमी मामलात थे उनको तय करने के लिए ये नई रियासत कायम। इसमें सबूत मैं बड़ा आसान सा आपको दे सकता हूं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ या क्रॉमवेलियन रेवोल्यूशन हुआ या जितने भी इनकलाब थे, तो इनमें से किसी भी इनकलाब ने गरीबों को वोट नहीं दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन की हम कितनी तारीफ करते हैं कि नहीं, मगर ये नहीं लोगों को बताते कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बादशाह हटा दी मगर गरीबों को नहीं वोट दिया। गरीब को नहीं राइट था ये कि वो सिलेक्ट करे कि हुकूमत क्या बनेगी। तो फिर क्या निजाम था? निजाम ये था कि वो लोग जिनके पास मलकियत है, प्रॉपर्टी है, वो अपना वोट रजिस्टर कराएं, पहले हमें दिखाएं कि उनके पास मलकियत है, उनको हक होगा वोट देने का। इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन या रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, कि वोट सिर्फ वो लोग देंगे जो कि जिनके पास मलकियत है। और क्योंकि ब्रिटेन की हुकूमत यहां पर थी, तो ब्रिटेन ने भी उसी किस्म का निजाम यहां पे इंट्रोड्यूस कराया और यहां पे इलेक्शन करवाए। मगर जो इलेक्शन ब्रिटिश दौर के अंदर हुए, उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज थी। सिर्फ वो लोग वोट कर सकते थे जो जमीन के मालिक थे, जिनके पास कोई आमदनी थी। ये जो सारे वोट आप सुनते हैं कि जी मुस्लिम लीग का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस ने वोट में हिस्सा लिया, कांग्रेस की मिनिस्ट्रियां बनी 1935 वाली और ये वो 1937, सारी आपने किस्सा कहानी सुनी है ना। मुस्लिम लीग को इतना वोट मिला, कांग्रेस को उतना वोट मिला। ये जितने भी वोट थे ये रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज के वोट थे, ये आम पब्लिक के और गरीबों के वोट नहीं थे। ये वो वोट थे, वो लोग वोट कर सकते थे जो कि बेसिकली मलकियत रखते थे, उनका वोट रजिस्टर होता था। फिर बाद में जाके ये तब्दीलियां आई कि नहीं, सबको वोट देने का। अब ये तब्दीली कब आई कि सबको वोट देने का हक मिलना चाहिए? ये सोशलिस्टों ने तब्दीली मुतारिफ कर। कार्ल मार्क्स के जमाने के अंदर एक तहरीक सबसे पहली चली जिसका नाम था द पीपल्स चार्टर। गरीब फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक चार्टर बनाया। 1.5 लाख बंदा उनका इकट्ठा हुआ, उन्होंने चार्टर बनाया। उसमें उन्होंने ये कहा कि हमें भी वोट का हक मिलना चाहिए। अभी उनमें इतनी अकल नहीं आई थी कि वो ये कहें कि खवातीन को भी वोट का हक मिलना चाहिए, सिर्फ मर्दों की बात कर रहे थे। मगर उन्होंने कहा कि गरीब मर्दों को भी वोट का हक मिलना चाहिए। और उनके लीडरों के साथ फिर जो कुछ हुआ वो मैं आपको क्या बताऊं, उनको मारा पीटा, उनको जो सजा सुनाई गई वो ये थी कि चार्टिस्ट के जो मेन लीडर था उसके बारे में कहा कि पहले इसको फांसी दो, हैंग, फिर इसको ड्रॉ करो। ड्रॉ मैं आपको इस तरह बताऊं कि वो एक नेजा लेते हैं जिसपे हुक लगा होता है और वो आपके बदन के अंदर डाल के आपकी अंतड़ियां बाहर खींच लेते हैं और फिर इसको क्वार्टर करो। क्वार्टर का मतलब ये है कि इसके सारे हिस्से काट दो, बदन अलहदा और बाकी हिस्से अलहदा। और फिर वो हिस्से जो है लंदन के जो गेट्स हैं, दीवारें हैं बाहर वाली, उस पर मुख्तलिफ हिस्से लगेंगे, सारे इधर पैर उधर। ये सजा उन्होंने इसके लिए डिटरमिन की। सोचिए आप, इसको कहते हैं हैंग, ड्रॉन एंड क्वार्टर्ड। मगर इतना जबरदस्त एहतजाज हुआ, इतना जबरदस्त एहतजाज हुआ कि कैसे आप ये सजा दे सकते हैं, भयानक सजा। इतना जबरदस्त एहतजाज हुआ कि उन्होंने फिर हुकूमत जो है वो पनिशमेंट कैरी आउट नहीं कर सकी और वो आखिरी दफा थी मजदूरों के एहतजाज के नतीजे में ये पनिशमेंट ही फिर खत्म कर दी। उसी एहतजाज के नतीजे में उन्होंने कहा आइंदा ये पनिशमेंट किसी को भी नहीं देनी, तो इंग्लैंड ने वो पनिशमेंट खत्म कर दी। तो सरकार जब चार्टिस्ट उभरे तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स और सोशलिस्ट मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उनके साथ जुड़े और उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी ये लिखा सबको वोट का हक होना चाहिए। ये लेफ्ट की लड़ाई थी उस वक्त। ये लड़ाई लड़ते लड़ते आपको बताऊं इतने मतलब सदियां गुजर गई कि सबको वोट का हक मिले। फिर उसके बाद सोशलिस्टों के खास तौर पे कार्ल मार्क्स की बेटी
ने कैंपेन शुरू किया कि खवातीन को भी वोट का हक मिले, मजदूर खवातीन भी वोट का को भी हक मिलना चाहिए। फिर वो लड़ाई उनको लड़नी पड़ी, बड़ा अरसा वो लड़ते रहे, और वो लड़ाई फिर जाके उस वक्त कामयाब हुई जब सोवियत यूनियन के अंदर, रशिया के अंदर इनकलाब हुआ और उन्होंने सबको वोट का हक दे दिया, एक ठक करके स्वीप में। जब उन्होंने सबको वोट का हक दिया तो उन्होंने ये कहा, वी आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, हमसे ज्यादा जमहूरियत पसंद लोग है ही कोई नहीं। और वो वाकई हकीकी बात थी उस जमाने में, क्योंकि उस जमाने के अंदर यूरोप के अंदर गरीब लोग कहाँ वोट कर सकते थे, खवातीन कहाँ वोट कर सकते। उसके दावे के नतीजे में, उसके प्रेशर के नतीजे में फिर यूरोप के अंदर खवातीन को भी वोट मिला, मजदूरों को भी वोट मिलना शुरू। अब यूरोप का हुक्मरान तबका परेशान हो गया कि ये गरीब अगर वोट करेंगे तो ये तो सोशलिस्टों को वोट दे देंगे और हमारी मलकियत सारी निकल जाएगी। तो इसलिए फिर उसके बाद उन्होंने वो फैशिज्म वगैरह इजाद किया कि किस तरह हमने गरीब को, जैसे आप कह रहे थे, मैनिपुलेट करके रखना है कि वो कभी इस प्रोग्राम पे ना आए कि मैं गरीब हूं क्यों। तो ये उसकी सारी कहानी थी। इसका मतलब ये कि अगर आप इस सिस्टम को भी देखें, इस वक्त को भी देखें, तो ये जो जमहूरी निज़ाम आज हम कहते हैं सबको वोट का हक है, ये सरमायादारों ने मेरी जान नहीं पैदा किया। इस सरमायादारी निज़ाम में खुदरो तरीके से नहीं पैदा हुआ, ये भी मजदूरों और ख़ास तौर पे लेबर मूवमेंट की स्ट्रगल के नतीजे में पैदा हुआ कि लेबर मूवमेंट ने कहा ये हमारा हक होना चाहिए। अदरवाइज सरमायादार तो ये कहता था आप 24 घंटे काम करें, 16 घंटे लोगों से काम कराते थे। मजदूर इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा 8 घंटे की दिहाड़ी से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। 1886 शिकागो के मजदूर इकट्ठे हुए, उन पर गोलियां चल गई, कितने लोग मर गए। उन्होंने फिर भी 4 लोगों को सजाए मौत, उनके लीडरों को, उन्होंने फिर भी अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा नहीं ये हमारा हक है, हम जीत लेके रहेंगे। आज ये तस्लीम शुदा चीजें उस जमाने में नहीं थी। तो ये सब कैसे हुई? ये सरमायादारों ने आपको नहीं दी, ये मजदूरों ने अपनी जद्दोजहद से हासिल की। ये आज का जमहूरी निज़ाम दर हकीकत, यानी कि जो आज पार्लियामेंट कायम हुई जिसमें हम सब वोट करते हैं, ये हमारी अपनी स्ट्रगल के नतीजे में पैदा हुआ, वरना इन्होंने थोड़ी देना था हमें। और अभी भी इन्होंने उसमें ऐसे तरीके निकाले हुए हैं कि बस उन्हीं की इजारादारी कायम रहे, उसमें सरमायादार और जागीरदार ही रहे। अब अगली जदोजहद के लिए ये जरूरी है कि हम ये चीजें भी जो है ना वो चेंज करें, तब्दील करें। तो इससे आपको नजर ये आया कि तारीख उठा के देखें तो ये जो रियासतें थी, चाहे हम मिस्र की रियासत की बात करें या मुगलों की रियासत की बात करें, रोम की सल्तनत की बात करें या जदीद सरमायादाराना रियासत की बात करें, दर हकीकत ये किसी ना किसी तबके के इदारे थे जिन्होंने इस मकसद के लिए इदारे कायम किए कि उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये देखें, ये तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है सिर्फ जो चार्टिस्ट हैं। ये वो मेहनत कश लोग खड़े हैं जिन्होंने ये कहा कि हम पीपल्स चार्टर चाहते हैं और हम चाहते हैं कि गरीब मर्द जो है वोट कर सकें। और इसमें दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ये वो जमाना था जब ये चीज नहीं थी, माइक्रोफोन नहीं था, स्पीकर नहीं थे। तो आप अंदाजा करें, ये मजमा तस्वीर पूरी फैली हुई है, मैंने उसका एक हिस्सा दिया आपको। इसमें 1.5 लाख बंदा इकट्ठा हुआ है। अब अंदाजा करें वो किस तरह बात अपनी पहुंचा रहे हैं 1.5 लाख लोगों को, वहां से जो चीखें मार रहे हैं स्टेज पे खड़े होके, पोडियम पे खड़े होके, मगर लोग खड़े हुए थे और चुप करके जो है ना चाह रहे थे कि हम सुने। और थोड़े से लोग बात करते थे, वो आगे कहते थे ये ऐ क्या है, उन्हें ऐ क्या है, उन्हें ऐ क्या है, इस तरह करके पूरी बात फैलती थी। तो इससे वो घबरा के उन्होंने फिर वोट का हक दिया। ये है असल है रियलिटी। तो अब देखें जदीद जो रियासत है उसके कौन से इदारे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया फौज। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हर मुल्क की बात कर रहा। फौज शुरुआत है रियासत की, उसके साथ ब्यूरोक्रेसी जिसने टैक्स कलेक्ट करना है ताकि फौज को अनाज मिले, ताकि फौज जो है वो पैदावारी अमल ना भी कर रही हो तो वो जिंदा रह सके। फिर पुलिस जिसका काम है अंदरूनी, वो अंदरूनी फौज है, उसका काम ये बैरूनी दुश्मन नहीं मगर अंदरूनी कोई बंदा मामला खराब करे तो उसका ये काम है। जुडिशरी, उसके बाद फिर बाद में जाके पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव और इस तरह से मुख्तलिफ इदारे का है। और ये जो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव है ये मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तो इनको जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मिली ये लेबर मूवमेंट के नतीजे में मिली। अब कई इस किस्म की बगावतें थी जो यूरोप में भी होती रही और थर्ड वर्ल्ड में भी होती रही। एक का जिक्र करूंगा जो है पेरिस कॉम्यून। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये जो सरमायादाराना रियासत है दर हकीकत ये एक सरमायादारों की ही बनाई हुई इदारा है और ये सरमायादारों का ही काम कर सकता है, इससे हम सोशलिज्म को नहीं बना सकते। इसकी जगह जो हमने रियासत बनानी है वो इससे बड़ी मुख्तलिफ होगी।
इनफैक्ट मैं आपको यह कहूंगा कि पेरिस कॉम्यून क्या था। कॉम्यून एक ऐसी कमिटी को आप कह सकते हैं, एक ऐसे मजमे को आप कह सकते हैं जिसमें वो सब मजदूर इकट्ठे फैसला कर रहे थे। मगर इसकी जो की बात थी वो ये थी कि मजदूर एक मोहल्ले के, एक इलाके के इकट्ठे हो गए, बड़े से हॉल के अंदर इकट्ठे हो गए, जहां पे वो इज्तिमाई फैसले इसला करते थे। एक बंदा ऊपर आता था स्टेज पे, कहता था मेरा ख्याल है ये होना चाहिए, कहते थे अच्छा ठीक है, नहीं गलत है। दूसरा आता था, कहता था ये होना चाहिए, कहता अच्छा ठीक है। लोग शोर शराबा भी बड़ा था उसके अंदर, क्योंकि वो उस तरह वाला पार्लियामेंट नहीं था जिस तरह का ब्रिटिश पार्लियामेंट होता है। वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बड़ा शोर शराबा होता है, मगर यहाँ पे तो बहुत शोर शराबा। जो चीज अच्छी लगती थी मजदूरों को कहते थे जिंदाबाद, जो चीज बुरी लगती कहते थे नहीं चाहिए, पासे हो। तो बड़े मजेदार किस्म के ये इदारे थे, एक किस्म के फेस्टिव किस्म के इदारे थे। तो अच्छा, मगर इन इदारों का काम क्या था, मकसद क्या था? मकसद ये था कि इन्होंने मुकाबला करना था सरमायादारों के इदारे, सरमायादारों का। इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे। इसको कहते हैं कॉम्यून। अब जब मजदूर इकट्ठे हुए और उन्होंने इस किस्म की तहरीक बनाई, अपने फैसले खुद करने शुरू किए, जिस तरह हमारे बेदारी तहरीक के लोग कहते हैं कि मजदूर मजदूर को वोट करे, मजदूर हो गया ना, एक्चुअली हो गया कि मजदूरों ने कहा नहीं सरमायादारों की हमें परवाह नहीं, हमने अपनी कमेटी बनानी, आप अपने फैसले खुद करेंगे। जब उन्होंने अपने फैसले खुद करने शुरू किए, ऑब्वियसली वो सरमायादार निज़ाम जो था उसके मुखालफत में और सरमायादारों के इदारों की मुखालफत में, तो वो जो इदारे थे दर हकीकत वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी थी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज भी थी। यानी कि वो लेजिस्लेट भी कर रहे थे कि ये कानून हम लेकर आएंगे। उनमें जो पढ़े लिखे मजदूर थे वो बाकायदा लिख कर लाते थे कि ये कानून, ये कानून, ये कानून, और एग्जीक्यूट भी वो खुद ही करते थे कि वो कहते थे अच्छा अब हमने ये करना है, तो सब तैयार हैं? लोग कहते थे हाँ जी तैयार हैं, लो जी अब आगे इसको आगे बढ़ाओ। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी भी वो खुद ही थे। तो ये एक किस्म की जॉन जैक रूसो की बात हुई कि एक किस्म की डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, सबसे ज्यादा डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जहां पे लोग सिर्फ किसी को वोट दे के घर नहीं चले जाते, बल्कि हर फैसले के अंदर शरीक हो जाते। इसलिए बड़ी इनक्रेडिबल नई किस्म की, नया किस्म का इदारा था तारीख में शायद। और इसी किस्म के इदारे फिर जब बने रूस के अंदर, तो रूसी जबान में उनको कहते हैं सोवियत, जिसका मतलब सिर्फ यह कमेटी, बस वो कमेटी की मीटिंग हो रही चलिए, तो वो उनकी जबान में सोवियत की मीटिंग हो रही चलिए। तो लेनिन ने यह कहा कि ये जो इदारे कायम हुए सोवियत, ये उसी तरह के इदारे जिस तरह के पेरिस कम्यून के इदारे थे। तो यही अब मजदूरों की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच होगी, गवर्नमेंट यही चलाएंगे, इन्हीं के जरिए हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। और उसमें वो कामयाब हुआ और उसने नारा दिया ऑल पावर टू द सोवियट्स, तमाम इख्तियारात जो हैं वो इन कमेटियों के हवाले कर दिए जाए। जब उसने ये नारा दिया सोवियट्स के पास, अच्छा ना सिर्फ मजदूरों ने सोवियट्स बनाए, वो मेरे भाई ने वो सवाल पूछा था, फौजियों ने सोवियट्स बना लिए, सोल्जर्स ने सोवियट्स बना लिए, वर्कर्स एंड सोल्जर्स के सोवियट्स से पहले। उन्होंने कहा हम भी आपके साथ हैं, हम भी मजदूर हैं, हम भी ये तब्दीली चाहते हैं, क्योंकि वो फल जो है ना वो पक चुका था। तो इस तरह करके ये पूरा एक नई किस्म की रियासत कायम हुई, जो कि इदारे बने ही इस लड़ाई में या इस स्ट्रगल में, इस जद्दोजहद में, सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ स्ट्रगल में बने। तो इसमें से फिर सोशलिस्ट स्टेट पैदा हुआ, जिसका ये दावा है कि ये है अवाम की अक्सरियत के इख्तियारात किसके खिलाफ, उसके खिलाफ जो अवाम का इस्तेहसाल करता है। इसको लफ्ज़ जो बयान किया गया वो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, उस जमाने में अजीब नहीं लगता था, वो था डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। इससे मुराद किसी शख्स की आमरियत नहीं, इससे मुराद किसी फौज की आमरियत भी नहीं, इससे मुराद एक तबके की हुक्मरानी है कि हाकिम तबका, यानी कि कौन सी इकोनॉमिक क्लास है जो कि सोसाइटी का डायरेक्शन डिटरमिन करेगी, वो होगी वो मेहनत कश तबका होगा जो मेजॉरिटी है। तो लिहाजा ये एक मेजॉरिटी की डिक्टेटरशिप थी माइनॉरिटी के खिलाफ। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर वो मेजॉरिटी की हुकूमत है, अक्सरियत उसके साथ है, हम उसको डिक्टेटरशिप तो नहीं कहेंगे, हम उसको दर हकीकत कहेंगे कि यही हकीकी जमहूरियत है। फिर डिक्टेटरशिप का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि उसने ये कहा कि हम भी एक रियासत बना रहे हैं जो अपनी ताकत की बुनियाद पर उन लोगों को रोकेगी जो इस्तेसाली निज़ाम को कायम करना चाहते हैं। ये उसका एक्सप्लेनेशन। इसका मकसद कतई तौर पे ये नहीं है
कि ये पब्लिक के खिलाफ एक आमरीत बने, बल्कि ये आमरीत उन लोगों के खिलाफ है जो खुद आमिर हैं। समझिए आप बात को। और किसके हक में है? गरीबों के हक में। और गरीबों के हक में नहीं है सिर्फ, सॉरी, बल्कि गरीबों की ही तहरीक है जो इसको कायम करे। So it is the dictatorship of the majority against the exploiting minority, and that is actually democracy. आपको पता है डेमोक्रेसी भी एक ग्रीक लफ्ज है और इसका लिटरल मायना यह है कि डेमोक्रेसी, कृषि का मैंने आपको बताया मतलब है रूल। और डेमोस कौन थे? डेमोस वो लोग थे ग्रीक सोसाइटी में, यूनान में, जो कि अवाम थी, जो कि जिनके पास कोई मलकियत नहीं थी, जो आज़ाद लोग थे मगर उनके पास कोई मलकियत नहीं थी, वो तबका जो जिसके पास मलकियत ना हो। और बाय द वे इसमें अरिस्टोटल और दूसरे लोग कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे। वो कहते हैं डेमोक्रेसी अगर कर ली तो फिर तो गरीब इक़्तिदार बना लेगा, क्योंकि गरीब ज़्यादा है हमसे, तो इसलिए उनको नहीं देना इक़्तिदार, डेमोक्रेसी नहीं करनी। मैं समझता हूँ अरिस्टोटल ने अगरचे जमहूरियत की मुखालफत की, मगर उसने डेफिनेशन बड़ी अच्छी की। डेफिनेशन जमहूरियत की सिर्फ ये नहीं है कि आपको चंद साल बाद वोट मिले, मगर जमहूरियत की जो असल डेफिनेशन है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी लेस लोग हैं, जो वो तबका है जिसके पास कुछ भी नहीं अपनी मेहनत बेचने के अलावा, कुव्वत मेहनत बेचने के अलावा, वो जब इख्तियारात, सियासी इक़्तिदार हासिल कर ले तो उसकी को हम जमहूरियत कहेंगे। तो एक्चुअली कार्ल मार्क्स और कहने की यही कोशिश है उसकी कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी कायम हो, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की डेफिनेशन ये है कि सियासी इक़्तिदार मेहनत कश तबके के पास हो। अब सोशलिज्म का स्टेट स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। पीपल्स असेंबली है जो इलेक्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। दूसरी असेंबली ऑफ नेशनैलिटीज़ है जो कि जिसमें हर नेशनैलिटी को बराबर सीटें मिलेंगी, जिस तरह सेनेट होता है। और एक सोशलिस्ट रियासत के अंदर जमहूरियत और इलेक्शंस हर मरहले पर, हर लेवल पर होने चाहिए, और उसके अंदर हर कौम जो है वो ऑटोनमस होगी, फेडरेशन का हिस्सा होगी, मगर उसके पास अपनी खुद मुख्तारी होगी, अपनी इंडिपेंडेंस होगी। और डेलीगेशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो सूबों को भी और लोकल गवर्नमेंट को। सो लोकल गवर्नमेंट से लेके नेशनल गवर्नमेंट तक हर लेवल पे हमने जमहूरियत इंट्रोड्यूस करनी है। यही सोशलिज्म। ये नहीं कि चंद बस गरीब लोग थोड़े से वोट कर दें, मगर ये कि अपने फैसले खुद करें, वो कमिटियां, वो इदारे बनाएं जिसके नतीजे में आप अपने फैसले खुद कर सकें, उन्हीं को आपने खुद ही इंप्लीमेंट करना है। ज्यादा से ज्यादा रोल जो किसी नुमाइंदे का होगा वो यही होगा कि वो सिर्फ नुमाइंदा होगा, हाकिम नहीं होगा, हुक्मरान नहीं होगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी आप तो वन पार्टी स्टेट कायम करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा 8 और सियासी पार्टियां हैं, 8 और मल्टी पार्टी स्टेट है, वो वन पार्टी स्टेट नहीं है। वेस्टर्न मीडिया उनको हमेशा कहता है वन पार्टी स्टेट, वन पार्टी स्टेट, बट इट्स सिंपली नॉट फैक्चुअली करेक्ट। हकीकत ऐसे है ही नहीं। और जो नॉर्थ कोरिया जिसके बारे में इमेज ये मिलता है कि तो बड़ी सख्त तरीन डिक्टेटरशिप है, मैं तो हैरान हो गया सुन के कि वहां पे 3 पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर। मैंने कहा 3 पार्टियां पार्लियामेंट, ये कैसे हो गया? खबर ही कभी नहीं मिली। हमारा तो ख्याल था कि एक ही पार्टी है, वहां 3 है। मैं पढ़ के हैरान हो गया। सो मैं कह ये रहा हूं कि वन पार्टी स्टेट बिल्कुल सोशलिज्म के हवाले से कोई जरूरी नहीं। कई पार्टियां मिलकर सोशलिज्म को बना सकती और बनाना चाहिए, और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस असूल को कबूल करते हुए। सिर्फ यह जरूर होता है कि जब किसी रियासत में इनकलाब होता है, वो शिद्दत तक जाता है। जब वो शिद्दत तक जाता है तो फिर उस इनकलाब में एक या दूसरी पार्टी जीत जाती है, या एक या दूसरे हिस्सा जीत जाता है। एक तरफ एक सेट ऑफ पार्टीज होंगी, दूसरी तरफ एक और सेट ऑफ पार्टीज होंगी। तो उस लड़ाई में जो इतनी तेजी तक जाती है लड़ाई, और कभी कभार पुरतशद्दद भी हो जाती है, उसके बाद जितने भी इनकलाब हुए हैं उसमें जो हिस्सा है जो हार जाता है उसको फिर रियासत के इख्तियारात में कोई किरदार नहीं दिया जाता। दिलचस्प बात यह कि अमेरिका जो अपनी प्लूरलिस्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे बहुत फख्र करता है, जब उसका रेवोल्यूशन हुआ 1776 में, उसके बाद अमेरिका बजाते खुद एक वन पार्टी स्टेट था। जो अपोजिंग पार्टी थी उसको उन्होंने बैन कर दिया था कि ये ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने अपने मुल्क को ब्रिटिश से आज़ाद किया, अब इनको इजाज़त नहीं है कि यहाँ पे सियासत कर सके। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम देखते हैं वहाँ पे भी यही हुआ। मैक्सिकन रेवोल्यूशन जो 1910 का था, जिसको PRI पार्टी है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेवोल्यूशनरी पार्टी,
उसके बाद मेक्सिको के अंदर भी वन पार्टी स्टेट कायम हुआ। इसी तरह मैं देखता हूं ईरानियन रेवोल्यूशन जो कि खुमैनी का इनकलाब था, उसके बाद भी जो खुमैनी की पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो उनको अलाउड था, जो अपोज कर रहे थे वो खत्म, उनको नहीं अलाउड था। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी रेवोल्यूशन हुए, वो कम्युनिस्ट हों, वो कैपिटलिस्ट हों, वो जो भी हों, उसके बाद अक्सर असूल यही देखा जाता है कि जो लोग इनकलाब को सपोर्ट कर रहे थे वो उस नए ढांचे को बना सकते हैं और उसमें उनका एक किरदार और रोल होता है, जबकि वो अलायंस जो उसकी मुखालफत करता है उसको रेवोल्यूशन के फौरन बाद ये इजाजत नहीं दी जाती, कुछ अरसे बाद उनको भी इजाजत मिल जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप हैरान हो जाएंगे। चीन का पूरा इनकलाब चीन की क्वामिंतांग की पार्टी के खिलाफ था, आप जानते होंगे, चिंग काई शेक की पार्टी थी। जब माओ ज़ेतुंग को कामयाबी हो गई, उसमें ये 9 पार्टियां शामिल थी, एक माओ की अपनी पार्टी थी, 8 और पार्टियां थी जो माओ के साथ लड़ रही थी क्वामिंतांग के खिलाफ। क्वामिंतांग को जब शिकस्त होगी तो क्वामिंतांग चाइना, मेनलैंड चाइना को छोड़ के फार्मोसा के आइलैंड यानी ताइवान के आइलैंड पे चले गए। वहां उन्होंने अपनी हुकूमती मशीनरी कायम कर दी। ताइवान चीन का हिस्सा ही था, बस जजीरा था चीन का, तो वो जजीरे पे चले गए। वहां पे उन्होंने सख्त किस्म की मिलिट्री डिक्टेटरशिप किस्म की, वन पार्टी स्टेट और ये बहुत सख्त किस्म की डिक्टेटरशिप कायम रखी, और कोई बंदा लेफ्ट का होता था उसको मार देते थे, कत्ल करते थे, बहुत ब्रूटल। मैं ताइवान गया हूं इसलिए मैंने देखा हुआ। अब दिलचस्प बात सुने, ताइवान, अमेरिका जो है ना वो ये कह रहा है कि ताइवान जो है ना वो चीन से अलहदा हो जाए। ताइवान के अंदर एक पार्टी ऐसी है जो कहती है हाँ हम नहीं चीन के साथ रहना चाहते, और एक और पार्टी जो कहती है कि हम चीन के साथ, हम चीनी है और हम चीन का हिस्सा है और हम चीन के साथ रहना चाहते हैं। और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी उस पार्टी से गुफ्तगू कर रही है और बातचीत कर रही है, उसके करीब है एक दूसरे के, और वो कह रहे हैं कि ताइवान मस्ट नॉट लीव चाइना, और हम क्यों ना एक ऐसा निज़ाम बनाएं जिसमें 2 सिस्टम्स होंगे, आपका अपना निज़ाम चलेगा, हमारा अपना निज़ाम चलेगा, आप अपनी हुकूमत चलाएं, हम अपनी हुकूमत चलाएंगे, मगर एक चीन होगा। ये उन्होंने हांगकांग के साथ भी किया, मकाओ के साथ वगैरह। और गेस करें कि वो किस पार्टी के साथ उन्होंने, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना ने अलायंस बनाया, कुओमिंतांग पार्टी। ये दिलचस्प बात देखें कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आज उस पार्टी को रिकॉग्नाइज करती है जिसके खिलाफ उसने स्ट्रगल की, और उसको कहती, उस पार्टी को कहती है आप अपनी हुकूमत कायम रखें, हम नहीं आपकी हुकूमत गिरा रहे, आप अपने निज़ाम। तो ये तारीख का अपना एक अपनी कुछ लहरें होती हैं जिससे मुख्तलिफ समाज गुजरते हैं जब वो इनकलाब करते हैं, जिसके नतीजे में इस किस्म की चेंज होती है। मैं आपको एक और आखिरी एग्जांपल दूंगा। फॉर इंस्टेंस सोवियत यूनियन में क्या हुआ? सोवियत यूनियन में 1917 में इनकलाब हुआ। 1918 के अंदर 14 मुल्कों ने 18 फौजें भेजी, और वहाँ रशियंस की जो लोग इनकलाब को अपोज कर रहे थे उनको, उनकी फौजों को खड़ा करके तो बोल्शेविक हुकूमत के खिलाफ 4 साल जंग चली। इसको कहते हैं सिविल वॉर। 1918 से 1922 तक ये जंग चली। उसमें लेनिन को यहाँ गोली भी लगी, जिसके नतीजे में बाद में शायद उसी की गोली की वजह से उसकी वफात भी हुई। तो वो 4 साल जंग चली, उसमें भी कोई 10 लाख बंदा मरा। अब 10 लाख बंदा उसमें मरा, और जो वाइट आर्मीज थी और उनके साथ जो सियासी पार्टियां थी, उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि बोल्शेविक्स ने जब उस जंग को जीत के इतने लोग कुर्बान हो के, इतनी सोसाइटी की डेवस्टेशन के बाद और फॉरेन इन्वेजन के बाद, क्या ख्याल है, उन्होंने इनको कहा कि हाँ अब आप इलेक्शन में आ जाए, आप ही साले, उन्होंने बैन कर दिया। और जितनी कुव्वतें थी जो इनकलाब के फेवर में थी वो बोल्शेविक्स की साइड पे आ गई। तो ये बाइफर्केशन हुई, पोलराइजेशन हुई, जिसके नतीजे में रियासत की ऐसी शक्ल बनी। यानी कि ये कोई सोशलिज्म के लिए कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमने वन पार्टी स्टेट बनाना। हमने सिर्फ ये जो इस किस्म की रियासतें जो बनी वो अपने हालात और वाकयात के नतीजे में बनी। वन पार्टी स्टेट इज नॉट नेसेसरी फॉर सोशलिज्म। हमारा ये दावा है, कहना है कि जब तबकाती तजादात खत्म हो जाएंगे, जब बैनुल अक़वामी तौर पे सरमायादारी निज़ाम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद एक ऐसा दौर शुरू हो सकता है जबकि आपको किसी किस्म की कोई फौजों की जरूरत नहीं होगी। वो तारीखी दौर खत्म हो जाएगा जिसके अंदर के आपको पैदावार का एक हिस्सा काट के तो फौजियों को देना पड़ता है कि वो लड़ाई करें, चाहे वो सोशलिस्ट हो या कैपिटलिस्ट हो। ये पूरा कॉन्ट्रडिक्शन ही जब खत्म हो जाएगा सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का, तो फिर किसी किस्म की बड़ी फौज की कोई जरूरत नहीं होगी।
इस चीज़ की जरूरत जरूर शायद पेश आए कि मुकामी एतबार से एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना, कोई दो लोगों की लड़ाई हो जाए, लड़ाई छुड़वा देना, कोई जुर्म हो जाए, कोई क्राइम हो जाए, इन चीज़ों को मैनेज करना जो पुलिस का काम होता है वो ज़रूर रहेगा। मगर और हुकूमत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वो भी रहेंगी। मगर इतनी बड़ी एक फौज रखना जिसका काम ही ये हो कि लोगों को, फौज का और क्या काम होता है? तशद्दुद के अलावा कोई काम नहीं होता, जंग करने के अलावा फौज का कोई, दैट्स द सेंट्रल रोल। बाकी काम करते रहे वो उसकी मर्जी, मगर असल काम उनका जंग करना है। तो हम जो है वो समझते हैं कि जब ये क्लास इंटेगनिज्म खत्म होगा तो जिस चीज ने इंसानी तारीख में उस इदारे को जन्म दिया, यानी तबकाती तजाद ने उस इदारे को जन्म दिया जिसको हम कहते हैं रियासत। तबकाती तजाद जब खत्म होगा तो उसी के नतीजे में वो इदारा, उस इदारे की जरूरत भी खत्म हो जाएगी जिसको हम कहते हैं रियासत। ग्लोबल विक्ट्री ऑफ सोशलिज्म के बाद हम ये समझते हैं कि बतदरीज ये सारा सिलसिला जिसमें एक तारीख का पूरा पीरियड है, उस अकेडियन स्टेट से लेके मिस्र की उन रियासतों से लेके अब तक का, जिसमें 10,000 साल की तारीख है, जिसमें इंसानों ने कि मुख्तलिफ माशरों ने रियासतें कायम की। अगरचे इंसानियत की तारीख तो 2-2.5 लाख साल पुरानी है, उस पूरे पुराने दौर के अंदर रियासतें नहीं थी, मगर इंसान उस दौर में भी तरक्की कर रहा था। फिर इस 10,000 साल के पीरियड के अंदर रियासतें बनी। अब अगले फिर 2 लाख साल जो होंगे उसमें ये रियासतें नहीं रचेंगी, खत्म हो जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन होगी मगर इस किस्म की रियासतों की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हम समझते हैं कि एक तारीखी प्रोसेस के नतीजे में रियासत का सियासी किरदार मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।